नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम स्पेशल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं NPK उर्वरक के बारे में, जो कि वाटर सोल्यूलेबल होता है, और उसकी आज हम पूरी जानकारी देंगे कि वह कौन सा NPK कौन सी अवस्था में आपको डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, वह क्या काम करता है वो आपको सीधी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वो तो वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, सरल और आसान भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए और आप तक हमारी जानकारी जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों, चाहे जानकारी प्याज भंडारण के बारे में हो, या खरीफ फसल के प्याज के बारे में हो, या सोयाबीन की खेती या अन्य किसी खेती के बारे में हो, हम सभी तरह की खेती की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आप चैनल पर जाकर वो सारी जानकारियाँ भी देखें जो हमने पहले अपलोड कर दी हैं। दोस्तों, तो आप वो जाकर भी देखें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी किसान भाइयों को जानकारी जानने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, चाहे कोई सी भी फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, मूंग की फसल हो, उड़द की फसल हो, या गन्ने की फसल हो, चाहे कोई सी भी फसल हो, या रबी सीजन में प्याज, लहसुन, अदरक, कोई सी भी फसल हो, उसे समय समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक होता है। दोस्तों, तो कुछ पोषक तत्व तो जो पौधे होते हैं वह जो अपना प्रकृति होती है उससे ले लेते हैं, पर कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति हमें लगातार दोहन कर रहे हैं हम खेती का, इसलिए उनकी पूर्ति करने के लिए हमें अलग से डालना पड़ता है। दोस्तों, तो जो बेसिक अगर चीज़ होती है पोषक तत्व में, उसमें आता है NPK। दोस्तों, N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। दोस्तों, जो कि हर एक पौधे या फसल के लिए बेसिक होता है या आधार होता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हर फसल के लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर उनकी कमी है या ऐसी कुछ फसलें हैं जिनका लगातार उपयोग करके वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वहाँ हल्की ज़मीन हो जाती है, वहाँ पर ही आवश्यकता लगती है। दोस्तों, तो उनके बाद भी हम कभी फिर वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पर आज बात करने वाले हैं जो अपना पोषक तत्व है NPK, उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, तो NPK वैसे तो हम बेसिक डोज में जो हम जब फसल की बुआई करते हैं तब DAP और जो अपना NPK 12-32-16 होता है उसके द्वारा करते हैं। दोस्तों, पर उसकी जब बाद में डिफिशियंसी आती है या कुछ किसान भाई उस समय कम मात्रा में डालते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें जो है NPK वाटर सोल्यूबल आता है उसका उपयोग भी करना पड़ता है। दोस्तों, यह जो हम जो जड़ में जो अपन DAP या जो 12-32-16 देते हैं उसकी तुलना में यह जल्दी से काम कर देता है। दोस्तों, जब हम DAP या 12-32-16 देते हैं, वह ज़मीन में अवशोषित होकर फिर प्रक्रिया कर फिर पौधे को लगता है। दोस्तों, वो तैयार नहीं होता है, उसको ज़मीन में डालने के बाद में वह उसकी प्रक्रिया चालू करके पौधे को लगता है। दोस्तों, जबकि जो हम NPK जो स्प्रे के माध्यम से या जो NPK जो वाटर सोल्यूबल होता है, वह अगर ज़मीन से भी देंगे या स्प्रे के माध्यम से देंगे, दोनों माध्यम से वह 12-32-16 या DAP की तुलना में जल्दी से जल्दी लगेगा। दोस्तों, क्योंकि यह तैयार होता है, दोस्तों डायरेक्ट फसल को लग जाता है। दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। दोस्तों, वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे NPK उपलब्ध हैं, पर कुछ पोषक तत्व जो NPK हैं 3 तरह के हैं, उनका बहुत ज़्यादा फसलों में और बहुत ज़्यादा किसान भाई उपयोग करते हैं। दोस्तों, और यह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। दोस्तों, तो आज इन 3 तरह के जो पोषक तत्व NPK हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये हर फसल में ज़रूरी है, चाहे सोयाबीन की फसल हो या कोई भी फसल हो उसमें ज़रूरी है। पर दोस्तों, आज हम अभी सोयाबीन का सीज़न चल रहा है, इसलिए हम सोयाबीन के ऊपर इसकी या सोयाबीन से संबंधित इसकी जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तो आज तीनों NPK की बात करेंगे, जिसमें हम 19-19-19, 0-52-34 और 0-0-50 की जानकारी आपको देने वाले हैं कि यह आपको सोयाबीन की फसल में कब कब देने हैं, जिससे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। और यह तीनों जो NPK हैं यह टॉनिक का काम भी करते हैं। दोस्तों, तो आपको
यह तो समझ आ गया होगा कि एनपीके क्या होता है। अब इनका उपयोग कब करना है इसकी अगर जानकारी दें तो दोस्तों हमने जो 3 तरह के एनपीके बताए हैं उनको आपको सोयाबीन की फसल में कब कब उपयोग करना है या कोई सी भी फसल में कब उपयोग करना है उसकी अगर जानकारी दें तो दोस्तों इसकी जो किसी भी फसल की 3 अवस्था होती हैं। एक तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ अवस्था होती है जिसमें कि फसल ग्रोथ करती है, इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है और इसमें फुटाव होता है। दूसरी जो अवस्था है दोस्तों वह सेकेंडरी स्टेज भी बोल सकते हैं या दूसरी अवस्था है जिसमें कि जिसे हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं दोस्तों। जिसमें पौधे ने जो भी विकास किया है, जो भी वानस्पतिक वृद्धि की है या इस समय तक जो भी खाया पिया है उसे वापस से रिप्रोडक्टिव करना होता है, उसे प्रोडक्शन में लगाना होता है दोस्तों। तो उसमें जो होती हैं शाखाओं में फूल आने स्टार्ट होते हैं और जो पौधे ने अभी तक लिया है वह वापस से देना स्टार्ट होता है दोस्तों। और एक थर्ड स्टेज आती है उसको हम प्रोडक्शन ग्रोथ या प्रोडक्शन का समय भी कह सकते हैं दोस्तों। इसको थर्ड स्टेज कहते हैं। इसमें पौधे में फल में दाने भराने स्टार्ट होते हैं या जो हमारा प्रोडक्शन जिस मकसद से हमने फसल लगाई है वो स्टार्ट होता है। जैसे गन्ने में रस पूरी तरह से भरा जाता है, उसका विकास पूरी तरह से हो जाता है और फसल पकने की ओर आ जाती है दोस्तों। ऐसे ही सोयाबीन में फलियां पूरी तरह से अच्छे भरा जाती हैं और उसका जो भी विकास होना होता है फल का वो इसमें होता है दोस्तों थर्ड स्टेज में। तो ये जानकारी हो गई तीनों स्टेज की। अब इसमें हमें कौन कौन सा एनपीके कब कब देना है दोस्तों और उसके क्या क्या फायदे हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, अब हम स्टेज का कैसे करें आकलन की कौन सी स्टेज कब आएगी। तो दोस्तों कोई सी भी फसल हो जिसकी उसकी जैसे दिन अवधि होती है, जैसे सोयाबीन की फसल की 90 से 100 दिन या 120 दिन की फसल भी होती है अलग अलग वेराइटियों के हिसाब से। तो हम 120 दिन ले लेते हैं। तो 120 दिन में हम 3 का जो होता है डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमारे सामने निकल कर आएगा 14 डेज या 40 दिन हमारे सामने निकल कर आएगा दोस्तों। तो हम 40 दिन की 3 अवस्था बना लेंगे और इन 40 दिन की अवस्था के हिसाब से ही हम जो ये एनपीके हैं यह तीनों एनपीके तीनों स्टेज में दे देंगे दोस्तों। आसान तरीका है। जैसे फर्स्ट 40 दिन है उसके हम बीच में जैसे 20 या 25 दिन के आसपास हम एनपीके 19 दे देंगे और फिर 40 से लेकर जो 80 दिन की अवस्था होती है उसमें हम 60 दिन के आसपास जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय हम जो है 05234 दे देंगे दोस्तों। और जो लास्ट स्टेज होती है 80 दिन के बाद की जब फसल पकती है तब तक की लास्ट स्टेज होती है जो 100 दिन भी हो सकती है, 120 दिन भी अलग अलग वेराइटियों के हिसाब से हो सकती हैं दोस्तों। तो उसमें हम 80 दिन के बाद कभी भी 0050 दे सकते हैं दोस्तों। अब ये क्या काम करेगा तो हम दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज हमने रखी है कि 0 से लेकर 40 दिन की जो अवस्था है उसमें फसल जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि होती है, जो फुटाव होता है, जो ग्रोथ होती है वो करती हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होगा दोस्तों तीनों तरह के उसके तत्व मिलेंगे दोस्तों, जिससे कि उसमें जो नाइट्रोजन होगा 19% वह पौधे में जो ऊर्जा या यूरिया की मात्रा या पोषक तत्व उसमें बनाएगा जिससे कि वह आकर्षित होकर पूरी तरह से फुटाव उसमें होगा और फसल अपनी हरी भरी दिखाई देगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो उसमें 19% फास्फोरस होता है वह उसके तने को मजबूत करेगा, उसकी जड़ों का विकास करेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखेगा दोस्तों। और जो पोटास होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जल्दी करेगा और उसको भोजन बनाने में मदद करेगा दोस्तों। और जो जड़ों से पोषक तत्व मिल रहा है उसे ऊपर तक लाएगा और जो ऊपर से भोजन मिल रहा है उसे जड़ों तक ले जाएगा दोस्तों। तो यह काम 19 करेगा दोस्तों। उसके बाद जो अवस्था आती है सेकेंडरी जो 40 से 80 दिन की है जिसमें हमें एनपीके 05234 लेना है। उसमें दोस्तों जब हमारी फसल सेकेंडरी स्टेज में आएगी तो उसमें फूल और मोगरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस समय दोस्तों हमें नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 05234 में हट जाती है दोस्तों। जो 0 है वो नाइट्रोजन होता है जो कि बिल्कुल 0% होता है और 52% इसमें जो फास्फोरस होता है दोस्तों। इस समय पौधे को फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेकेंडरी स्टेज में जो फूल बनने की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे को जो होते हैं फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। उस समय नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए उस समय जो 52% फास्फोरस होता है और जो 34% जो अपना जो पोटेशियम होता है वह काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा और पौधे में जो जड़ें होगी वो मजबूत होगी और उसमें फूल अधिकतर मात्रा में बनेंगे। और फूल बनने के बाद में उसमें फास्फोरस रहेगा दोस्तों तो वह भोजन की पूर्ति लगातार करता रहेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता रहेगा जिससे कि फूल गिरेंगे नहीं दोस्तों, टिके रहेंगे। और जो
पोटेशियम है वह जो लगातार सर्कुलेशन करता रहेगा, ऊपर भोजन जो है वह नीचे जड़ों तक ले जाएगा और जड़ों से जो पोषक तत्व है ऊपर तक लाएगा, जिससे कि जो फल बनने की प्रक्रिया है, फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया है वह भी जल्दी जल्दी होगी दोस्तों, और वह रोगों से बचा रहेगा दोस्तों। अब ये सेकेंडरी स्टेज हो गई। अब अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में जो प्रोडक्शन की जो समय होता है, जिसमें कि जो फल बने हैं उनका विकास होता है दोस्तों, तो उसमें जो पोटेशियम होता है वह काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। वहाँ पर नाइट्रोजन की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, जो कि पौधा वायुमंडल से ले लेता है, तब हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फॉस्फोरस का काम भी तब तक हो चुका होता है। तब जब हमें थर्ड स्टेज में जब फूल से फल या फल का विकास हो रहा है, तब हमें जो पोटेशियम की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो उस समय हम NPK 0050 देंगे, जिसमें ना तो नाइट्रोजन होगा ना फॉस्फोरस होगा, केवल पोटेशियम होगा दोस्तों 50%। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो फल बना हुआ है उसका अच्छे से विकास होगा और उसमें जो टेढ़ा मेढ़ापन नहीं आएगा दोस्तों, वह बिल्कुल ही प्राकृतिक जो उसका आकार होना चाहिए उसमें ढलान होगा, दाने का विकास अच्छा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी दोस्तों, और पौधे को उस समय भोजन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप NPK का उपयोग इन स्टेज के आधार पर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि हम कितनी मात्रा में करें, तो उसके लिए दोस्तों आप हर 1 बीघे के हिसाब से 300 ग्राम जो अपना NPK होता है ले सकते हो, चाहे वह 19-19-19 हो या चाहे वह 052-34 NPK हो या वह NPK 0050 हो। आपको 300 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 70 से 80 लीटर पानी में लेना है दोस्तों। कम से कम 80 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर पानी जरूर लेना है दोस्तों। और उसको घोल नहीं बनाना है दोस्तों, उसको डायरेक्टली आपको टैंक की जो जाली होती है उसके ऊपर डालकर फिर ऊपर से पानी डालते रहना है दोस्तों, जिससे कि वह लगातार अंदर घुलता हुआ चला जाएगा दोस्तों। क्योंकि NPK थोड़े से पानी में नहीं घुलता है, वह पूरी जो उसकी मात्रा होती है, जैसे 300 ग्राम अपन ने लिया है तो वह पूरे 80 लीटर की मात्रा में ही घुलेगा, आप उसको 2 लीटर पानी में नहीं घोल सकते हो दोस्तों। तो इसलिए आपको, जैसे आप 1 बीघे में 3 टैंक डाल रहे हो 25 लीटर के, तो आप उसमें 100 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से उसमें जाली में 100 ग्राम NPK डालकर उसके ऊपर जो 25 लीटर पानी होता है वह उस जाली के ऊपर डालते रहोगे तो वह जाली से घुलकर अंदर चला जाएगा दोस्तों। यह पूरी तरह से घुलनशील होता है तो ये घुल जाएगा दोस्तों, पर यह पानी की जो मात्रा लेनी है उसमें पूरी मात्रा में ही घुलेगा दोस्तों। तो आप ऐसे करके 1 बीघे में 300 ग्राम जो NPK होता है उसको ले सकते हो और 80 लीटर पानी ले सकते हो। तो आप 25-25 लीटर के जो होते हैं 3 टंकी होती है अपनी, वो ले सकते हो और उसमें 100-100 ग्राम ऊपर जाली पर डालकर पानी डालकर दे सकते हो दोस्तों। ये NPK आपको सही अवस्था के हिसाब से जो होता है उसमें दोगे तो ज़्यादा रिजल्ट देगा, जो कि हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। अगर और भी कोई डाउट हो या खेती से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो कैसा लगा यह भी ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।